हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, अब से आपके लिए उत्तराखंड की दो महत्वपूर्ण क्लास शुरू करने वाले हैं। पहली क्लास होगी उत्तराखंड का इतिहास और दूसरी इतिहास के अतिरिक्त यानी भूगोल हो गया, संस्कृति हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, राज्य के प्रमुख व्यक्ति या विविध या अन्य जो भी पार्ट है वो हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। यानी उत्तराखंड की दो डेली क्लासेस चलेगी। दोस्तों, अभी हमने इसका टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन हम जल्द ही इसका टाइम फिक्स कर देंगे और टाइम टेबल के माध्यम से आपको इसका टाइम भी बता देंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो मुख्यतः हम तीन बुकों के रेफरेंस से पढ़ेंगे। पहला है अजय रावत की बुक, दूसरा है ओपन यूनिवर्सिटी की बुक और तीसरी है BS नेगी की बुक। तो उत्तराखंड के इतिहास को हम इन तीन बुक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यह जो क्लासेस है दोस्तों, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलेगी। 4 दिन ये क्लासेस चलने वाली है। 5वें दिन हम जो भी पढ़ते हैं, यानी इन 4-5 दिनों में हमने जितना भी पढ़ा उन्हें हम अगले दिन यानी शनिवार को, यानी शनिवार के दिन इनका टेस्ट भी लेंगे, जिससे ये जो आपने अभी तक पढ़ा वो आपका क्लियर भी हो जाए। और बाकी तीसरा है यानी संडे की बात करें तो वहां पे हम उत्तराखंड करंट अफेयर या फिर अन्य कोई टॉपिक वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, आज ही से शुरू करेंगे। लेकिन अभी इसका टाइम मैंने फिक्स नहीं किया है दोस्तों, जल्द ही इसका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा और आपको टाइम टेबल के माध्यम से भी क्लियर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के इतिहास से शुरू करने वाले हैं, जहां पे हमने मुख्यतः सोर्स आज हमने अजय राउत से लिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आज का जो हमने दोस्तों टॉपिक रखा है वो शुरुआत यानी उत्तराखंड का जो परिचय है, यानी बेसिक परिचय है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो राज्य के सबसे पहले हमें प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सभी बिंदुओं के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखेंगे इतिहास के बारे में, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं इतिहास को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं काल के अनुसार। प्रागैतिहासिक काल हो गया, एक होता है आदिऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो प्रश्न ये बनता है कि सर ये प्रागैतिहासिक स्थल क्या होता है, आदिऐतिहासिक स्थल क्या होता है, ऐतिहासिक तो हम जैसे तैसे समझ भी जाए। तो प्रागैतिहासिक का मतलब होता है दोस्तों, इतिहास का वह समय जिसमें मनुष्य का या मनुष्य के द्वारा या मनुष्य द्वारा की गई घटनाओं का हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। यानी इतिहास का वह समय जहां पर मनुष्य द्वारा की गई घटनाओं का या मनुष्य की घटनाओं का हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, यानी जहां पर भाषा का, लिखित भाषा का विकास ही नहीं हुआ था, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो आदिऐतिहासिक काल क्या होता है? आदिऐतिहासिक काल थोड़ा अलग है दोस्तों। यहां पे हम भाषा लिखने का यूज तो करने लगे थे, यानी लिखित भाषा का प्रचलन तो आ गया था, लेकिन अभी तक इस भाषा को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। जैसे आप सब समझेंगे, आप ऑप्शन जानते होंगे। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है, जिसे बुस्टाफेडन लिपि भी कहते हैं, चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, यह एक ऐसी भाषा है जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस काल को यानी सिंधु सभ्यता के काल को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐतिहासिक काल वह जहां पे हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, उसे हम पढ़ भी पाते हैं, वह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, प्रागैतिहासिक की बात करें तो प्रागैतिहासिक को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है पुरापाषाण काल, दूसरा भाग होता है मध्यपाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, पुरापाषाण काल, पुरा यानी प्राचीन। दोस्तों, पुरापाषाण का मतलब ही यही होता है कि प्राचीनतम पत्थर का युग, यानी प्राचीनतम पत्थर का जो काल है वो पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम इसे किस टाइम पीरियड के बीच में रखें। तो सबसे पहले अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इसे हम सामान्यतः लगभग 3 लाख BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से 8000 BC तक मान के चलते हैं। तो 3 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक हम पुरापाषाण काल का समय मानते हैं। मध्यपाषाण काल की बात करें तो यह हम इसे 8000 से मानते हैं और 8000 से 4000 BC तक यानी 4000 ईसा पूर्व तक हम मध्यपाषाण काल का समय मानते हैं। और नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल को हम 4000 BC से लेकर कहां तक, लगभग 1800 BC तक मानते हैं। तो 1800 BC तक यानी 1800 ईसा पूर्व तक हम नवपाषाण काल का समय मानते हैं। तो समय के आधार पर तो हमने इसे बांट लिया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो दोस्तों, ये तो आपने इसका समय देखा, लेकिन जो आज हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रागैतिहासिक स्थल। प्रागैतिहासिक स्थल को आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसा स्थल, ऐसा स्थान या ऐसा काल या ऐसा समय जब हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो वह होता है प्रागैतिहासिक स्थल की बात करेंगे।
पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, हमने इसे 3 भागों में बांटा। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न यहां से यह बनता है, एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या नाम था? रॉबर्ट, आप यहां पे नोट डाउन करो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो सर ये इंपॉर्टेंट क्यों थे? देखिए दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने ही सबसे पहले वर्ष 1863 में, कब? 1863 में, 1863 में, 1863 में, कहां पे? पलवरम में। पलवरम सर कहां है? पलवरम, पलवरम है मद्रास में, वर्तमान चेन्नई में। तो पलवरम में रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में सबसे पहले जो पाषाण काल है, पुरा पाषाण कालीन जो उपकरण है उसकी खोज की थी। तो पुरा पाषाण कालीन उपकरण की सबसे पहले जो खोज की थी वह किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कहां पे की थी? पलवरम में की थी। कहां पर है? यह मद्रास में है। कब की थी? 1863 में की थी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे नोट डाउन करें, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट आपको मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट यानी ये हो गया। तो सर पूछे जाएगा कि, आप पूछोगे कि ये तो ठीक है, तो क्या खोज की थी? तो इन्होंने एक वो इसकी खोज की थी, हैंड एक्स की खोज की थी। जैसे हैंड एक्स होता ना, तो हैंड एक्स की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले। और कभी थोड़ा डीप प्रश्न बने तो प्रश्न ये बनेगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट मुख्यतः क्या थे, यानी वैज्ञानिक थे, पुरातत्विद थे, तो क्या थे? दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, वैसे ये पुरातत्विद भी थे, लेकिन ये मुख्यतः क्या थे? ये भूगर्भ वेदता थे। यानी जो भूगर्भ में जो वैज्ञानिक होते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक, वह कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो यानी यहां पे तो ये हो गया। अब चलते हैं हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लिया, अब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे देखिए, यह उत्तराखंड का मैप। आप सभी आसानी से समझते होंगे कि कौन सा जिला कौन सा है, यानी अल्मोड़ा कहां से है, चमोली कौन सा है, और अल्मोड़ा कौन सा है, चमोली कौन सा है, पिथौरागढ़ कौन सा है, पौड़ी कौन सा, आप सभी जानते हैं। अब हम सबसे पहले यहां पे चलते हैं चंपावत में। यह रहा चंपावत, और इस चंपावत में एक जगह है, बेहद महत्वपूर्ण जगह है, वह है, आप सभी जानते हैं, देवीधुरा। क्या है? देवीधुरा। तो सर देवीधुरा तो हम जानते हैं, देवीधुरा बेहद महत्वपूर्ण है, पाषाण युद्ध के लिए यहां पर बगवाल मेला लगता है, बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप इसका नाम क्यों ले रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, देवीधुरा एक पाषाणकालीन स्थल भी है, भारत का एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल भी है, और यह महापाषाण काल से संबंधित है। आप कहोगे सर अभी तो आपने महापाषाण काल हमें पढ़ाया ही नहीं, महापाषाण काल क्या होता है? देखिए दोस्तों, महापाषाण काल कुछ स्पेशल नहीं है। महापाषाण काल का मतलब यह हुआ कि जिस काल में पत्थरों का प्रयोग, यानी महान यानी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा, वही काल महापाषाण काल था। तो हमें देवीधुरा से, कहां से? देवीधुरा से सबसे पहले महापाषाण कालीन स्थल की खोज हुई थी। तो देवीधुरा आपने देख लिया, महापाषाण की खोज आपने देख लिया, लेकिन सर ये खोज कब की थी, किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, इसकी खोज कब की थी? 1856 में की थी। दोस्तों अभी आपने देखा 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने, लेकिन उनसे पहले यह खोज हो चुकी थी 1856 में देवीधुरा में। और इस खोज को जिसने किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था हैनवुड। तो हैनवुड द्वारा, तो हैनवुड द्वारा 1856 में चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान पर सबसे पहले पाषाणकालीन, या यूं कहे महापाषाणकालीन स्थल की खोज की थी। ठीक है सर, हेनरी वुड ने की थी। तो हेनरी वुड देवीधुरा से 1856 में महापाषाणकालीन स्थल की खोज की थी। सर खोजा क्या था इन्होंने? आपके मन में सवाल उठेगा, सर इन्होंने खोजा क्या था? तो दोस्तों इन्होंने जो खोजा था, वैसे तो बहुत चीजें खोजी थी, लेकिन इन्होंने जो मुख्यतः खोजा था वह खोजा था कप मार्क्स। अब कहीं पर आपको अब डाउट आएगा, सर कप और मार्क्स क्या होता है, कप मार्क्स क्या होता है? तो दोस्तों वैसे तो आसान है, कप मार्क्स सामान्यतः हम किसे बोलते हैं? ओखली को बोलते हैं। किसे कहते हैं? ओखली। तो ओखली को ही क्या कहा जाता है? कप मार्क्स कहा जाता है। तो सबसे पहले महापाषाण कालीन जो कप मार्क्स से ओखली है, इसकी खोज हेनरी द्वारा उत्तराखंड में देवीधुरा में 1856 में की गई थी। तो इसलिए ही पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पुरातत्व,
उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा? हैनवुड होगा। क्या होगा? हैनवुड। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक है वह है हैनवुड। तो आपने यहां पे देख लिया दोस्तों, ये तो हो गया उत्तराखंड का जो सबसे पहले खोज मिली थी। लेकिन आप सब भी जानते हैं उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जो प्रागैतिहासिक स्थल की जो खोज हुई थी वो कहां हुई थी? वो अल्मोड़ा में हुई थी। तो अब दोस्तों हम चलते हैं अल्मोड़ा में चलते हैं। तो आपने यहां पे देख लिया, अब चलते हैं हम अल्मोड़ा में। ये रहा हमारा अल्मोड़ा। अब दोस्तों यहां पे ये हमारा अल्मोड़ा रहा। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आप मानकर चल रहा हूं, यहां पे एक नदी है। ये कौन सी नदी है? ये जो नदी है ये नदी है सुयाल नदी। क्या नदी है? सुयाल नदी। तो सुयाल नदी हमारी ये हो गई जो अल्मोड़ा में यहाँ पे किसी स्थान पर यहां से बह रही होगी। मान के चलो यहाँ पे ये अल्मोड़ा की नदी जो सुयाल नदी है वह बह रही है। तो सुयाल नदी के पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट यानी यहां पे होगा, तो इसके आसपास, तो सुयाल नदी के इस स्थान पर, सुयाल नदी के पूर्वी तट पर एक स्थान की खोज की गई। बेहद महत्वपूर्ण खोज है दोस्तों। यह उत्तराखंड के बेहद महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है और इस स्थल का नाम है लखू उडियार। क्या नाम है? लखू उडियार। तो उडियार का मतलब तो दोस्तों आप समझ गए कि ऐसे गुफानुमा आकृति, यानी गुफानुमा, तो गुफा ही उडियार है। तो लखू उडियार की खोज सबसे पहले कब की गई थी? 1968 में की गई थी। 1968 में लखू उडियार की खोज किसने की थी? एमपी जोशी ने की थी, एमपी जोशी द्वारा। तो दोस्तों सुयाल नदी के पूर्वी तट पर लखुडियार नामक एक प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की गई थी। वर्ष 1968 में यह खोज एमपी जोशी जी द्वारा की गई थी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? राज्य का जो सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक स्थल है या प्रागैतिहासिक स्थलों का जिसे मंदिर भी कह सकते हैं हम, वह है लखुडियार, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से मिला है लखुडियार। और इसी के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे प्रागैतिहासिक स्थल भी हैं। जैसे ये लखुडियार है, अगर हम इसके लगभग 15 किलोमीटर के एरिया के आसपास बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रागैतिहासिक स्थल भी हैं। तो लखुडियार आपने देख लिया, 1968 में इसकी खोज की थी, एमपी जोशी जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि डीप प्रश्न बनते हैं। लखुडियार तो आपने देख लिया, तो प्रश्न पूछा जाएगा सर लखुडियार की आकृति कैसी है? तो दोस्तों जो ये गुफा है, गुफा की आकृति इस टाइप की है। तो इस टाइप की आकृति यानी किस टाइप की होगी? ये नाग रूप में आकृति होगी। तो इसकी आकृति किस प्रकार की होगी? नागफनी आकार की होगी। तो लखुडियार की जो आकृति है वो नागफनी आकार की है। अब पूछा जाएगा कि इस लघु उद्यान में किस प्रकार के रंगों का यूज हुआ है? तो दोस्तों मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग तो आपको सभी जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग मुख्यतः नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जिन रंगों का प्रयोग हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। वह रंग है मुख्यतः वह है सफेद रंग। पूछा जाएगा कि लखुडियार में किन रंगों का जो चित्रण है यानी सेल चित्रों का मिले हैं, वह सफेद हो गया, गेरू कलर का, लाल के आसपास ही होता है लेकिन गेरू हो गया, लाल नहीं होता है, गेरू कलर का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट काला कलर, और इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है वह है गुलाबी। तो इन चार रंगों का प्रयोग यहाँ के जो सेल चित्र है यानी लखुडियार के जो सेल चित्र है वहां पे इन रंगों का यूज हुआ है, सफेद, गेरू, काला और गुलाबी। सर यहां तक तो आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे सर हम यहाँ पे समझ गए हैं, लेकिन अगर कभी थोड़ा और डीप प्रश्न बने तो क्या बनेगा? जी हाँ, अगर थोड़ा और डीप प्रश्न बने तो प्रश्न ये बनेगा कि स्थिति पूछा जाएगा। तो अल्मोड़ा में कहां पर है? तो आपने परीक्षा वाणी या बहुत सी किताबों में देखा होगा ये कहां पे मिलता है, ये बाड़ेछीना में, बाड़ेछीना के दलबेड़ नामक स्थान पर लखुडियार की गुफा है। ये ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखो, यहां पे जो लखुडियार जो गुफा मिली है इसका जो थीम थी यानी ये इसका जो मुख्य विषय था, इस गुफा का जो मुख्य विषय था, जो भारत के उत्तराखंड के जो पुरातत्वविद है उन्होंने क्या इसकी मुख्य थीम माना है? तो इसकी मुख्य थीम जो माना है वह है सामूहिक नृत्य। तो पूछा जाएगा सामूहिक नृत्य किस गुफा का एक महत्वपूर्ण थीम था यानी महत्वपूर्ण विषय था? तो सामूहिक नृत्य लखुडियार के गुफा का यानी लखुडियार जो शैल चित्र है उनका एक महत्वपूर्ण विषय था। तो सामूहिक नृत्य आपने लखुडियार यहाँ पे आपने देख लिया। देखिए दोस्तों लखुडियार से महत्वपूर्ण इतने ही प्रश्न बनेंगे, यहाँ पे आपने देख लिया। अब जब हम यहाँ पे चलते हैं तो इसी के पास थोड़ा छोटी मोटी चीजें और चीज भी है। जैसे अब जैसे ये लखुडियार है तो एक प्रश्न ये बनेगा जो लखुडियार है, सर मैं एक बार कलर चेंज करता है इनका। यहाँ देखिए दोस्तों लखुडियार यानी ये हो गया, और ये किस मार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों ये मार्ग हो गया। तो ये जो मार्ग है ये है पिथौरागढ़
और ये है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पे स्थित है। तो लखुडियार की बात करेंगे किस मार्ग पे? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पे। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पे स्थित है क्या है? लखुडियार है। तो लखुडियार से बनने वाले सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब अल्मोड़ा में ही बहुत सारी चीजें हैं। इसी के आसपास कौन सी चीजें हैं? जैसे हम बात करें यहाँ पे पेड़साल हो गया, इसके अलावा फड़का नौली हो गया। तो यहां पे इसके आसपास ही मान के चलो, यहां पे ये हो गया, ये दो तीन स्थल हैं। कौन कौन से स्थल हो गया? एक हो गया पेड़साल हो गया, और एक महत्वपूर्ण स्थल है वह कौन सा है? वो हो गया फड़का नौली। तो फड़का नौली और पेड़साल, तो फड़का नौली और पेड़साल यहां पर भी प्रागैतिहासिक स्थल है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह बनता है कि इन प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज किस वर्ष की गई? दोस्तों ध्यान रखना है, पेड़साल की बात करें तो 1989 में इसकी खोज की गई थी, और फड़का नौली की बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? वो आपको ध्यान रखना है, वो की गई थी 1985 में। तो 1985 में फड़का नौली की खोज, पेड़साल की खोज 1989 में, 1989 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे। तो फड़का नौली, पेड़साल, लखुडियार, ये दोस्तों आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा में ही बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में थोड़ा और चीजें कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण है वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रागैतिहासिक स्थल हैं। तो लखुडियार, पेड़साल और फड़का नौली, ये तीन चीजें आपने देख ली हैं। इसके अलावा दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है वह है यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान का नाम है द्वारहाट। क्या नाम है? द्वारहाट। तो द्वारहाट नामक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान है। और यह महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? यहां पे भी महास्म संस्कृति यानी महापाषाण कालीन संस्कृति की खोज हुई है, और यहां पे एक बेहद महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है दोस्तों चंद्रेश्वर मंदिर। क्या नाम है? चंद्रेश्वर। तो चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है कहां पे? अल्मोड़ा के द्वारहाट के पास स्थित है। और इस मंदिर में ही जो कप मार्ग से यानी औखली है सर्वाधिक मिली है। जैसे यहां पे बात करें, लगभग 12 समांतर लाइन में, यानी जो 12 समांतर लाइन खींच दो और वहां पे 12 समांतर क्रम में यहाँ पे कप मार्क्स मिले हैं। यह कहां पे मिले हैं? द्वारहाट के नजदीक चंद्रेश्वर मंदिर में मिले हैं। तो यानी यहां तक तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों और भी हैं, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। वह स्थल है क्या है? वह स्थल है लुएथाप। क्या है? लुएथाप। देखो दोस्तों, आपने अभी क्या क्या देखा? एक लखुडिया देखा, फड़का नौली देखा, पेड़साल देखा। द्वारहाट यहाँ पे ये हो गया। द्वारहाट के पास ही चंद्रेश्वर मंदिर है, जहां पे 12 समांतर क्रमों में कपमास की जानकारी मिली है। यानी ये हो गया। अब ये आ गया लुएताप आ गया। लुएताप की बात करें दोस्तों, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो सर आप पूछोगे कि लुएताप इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो दोस्तों, लुएथाप, अगर आप लुएथाप की बात करें, लुए शब्द से मिला है, यानी लुए शब्द से मिलकर थाप बना है। थाप का मतलब होता है छापा, लुए का मतलब होता है खून, यानी खून के छापा, खून का छापा यानी लाल रंग का छापा। तो यानी लाल रंग के यहाँ पे छापे मिले हैं, तो इस कारण ही शायद इसका नाम लुएथाप रखा गया हो। और यहाँ पे 3 शिलाश्रय मिले हैं, यानी 3 पर्वत शिलाश्रय या जो शिलाश्रय मिले हैं वहां पे मिले हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जब लुएथाप मिले हैं यानी खून के छापे मिले हैं, तो इसका जो मुख्य जो थीम होगा वह क्या होगा? शिकार करना होगा। तो यानी यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? कुछ पक्षी होंगे, जानवर होंगे, पशु पक्षी होंगे, तो उनका यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे व्यक्ति होंगे, जो भी होंगे, वो भाले के माध्यम से या किसी माध्यम के माध्यम से जो जानवर होते हैं उनका क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे शिकार कर रहे होंगे। तो यानी ये शिकार कर रहे होंगे जानवरों का। तो इसका थीम भी यही हो गया, शिकार करना, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करना भी यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण थीम है। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे 2-3 हो गया, यहाँ पे व्यक्ति हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हाथ मिलाने के बाद क्या क्या रहे हैं? यहाँ पे रिंग डांस कर रहे हैं। तो रिंग डांस करने का काम कहाँ पे? लुएथाप में है। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण शिलाश्रय मिले हैं, जहां पे बहुत सारे जो चित्रण मिले हैं, यानी चित्र मिले हैं, शिलाश्रय जो चित्र मिले हैं, वह पशुओं का वध करना हो गया, और रिंग डांस यानी हाथों में हाथ डालकर गोल घेरे में क्या करना? नृत्य करना हो गया। तो ये लुएथाप में हो गया। लुएथाप को आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये किस मार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों जो लेथाप की बात करें, ये अल्मोड़ा विंसर मार्ग पर स्थित है। तो अल्मोड़ा विंसर मार्ग पर स्थित है। कभी डी प्रश्न बने तो यानी यहां से ये हो गया। अल्मोड़ा विंसर आपने यहां पे देख लिया, 3 शिलाश्रय आपने यहां पे देख लिया। अब प्रश्न बनता है दोस्तों, यानी यहां पे देख लिया, इसके अलावा अल्मोड़ा में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, आप सभी भी जानते हैं। वह जो स्थान है, वह स्थान है बेहद महत्वपूर्ण है, वह है कसार देवी का स्थान। कसार देवी मंदिर भी आपने सुना है। भारत का एकमात्र स्थान,
पूरे विश्व में दो तीन है। भारत का एकमात्र स्थान जहां पे सर्वाधिक चुंबकता का गुण पाया जाता है, यानी सर्वाधिक चुंबकता का जो आकर्षण पाया जाता है वो कसार देवी क्षेत्र में है, और यहीं पर भी प्रागैतिहासिक स्थल की खोज हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। किसका? 14 नर्तकों का। तो 14 नर्तकों का जो सुंदर चित्रण मिला है वो कहाँ पे मिला है? वो मिला है कसार देवी क्षेत्र में। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, ये आपने देख लिया। इसके अलावा दोस्तों कुछ नोट डाउन करो और भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे नौगांव हो गया। कभी प्रश्न बन जाता है कि नौगांव नामक जो महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, नौगांव नामक जो महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है वो कहां पे स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा कि वह कहां पे स्थित है? वह है अल्मोड़ा में स्थित है। तो अल्मोड़ा में स्थित जो महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है वो कौन कौन से? नौगांव हो गया। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों वह है मुनिया की ढाई। मुनिया की ढाई, तो मुनिया की ढाई नामक जो स्थान है वह भी कहां पर है? वह भी अल्मोड़ा में स्थित है। नोला जेनल हो गया, नोला जेनल हो गया, नोला जेनल हो गया। तो ये भी स्थानीय, ये भी कहां पे? अल्मोड़ा में। नौगांव हो गया, मुनिया की ढाई हो गया, नौला जैनल हो गया, लेथा, द्वारहाट, चंद्रेश्वर मंदिर, कसार देवी हो गया, फड़का नोली, पेड़साल हो गया। ये सारे जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं सर्वाधिक कहां पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो दोस्तों लगभग 60 से 70% जो राज्य में जो सर्वाधिक प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं वो केवल यहीं पे मिले हैं, अल्मोड़ा में मिले हैं। तो अल्मोड़ा में तो ये हो गया। अब दोस्तों आपने यहाँ पे अल्मोड़ा के देख लिया, अब थोड़ा और भी से भी बात करते हैं, जैसे अल्मोड़ा के अतिरिक्त कहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों मैंने इसे रफ कर लिया है। अब चलते हैं हम थोड़ा चमोली पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है सतोपन ताल, और सतोपन ताल से एक बेहद महत्वपूर्ण नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है क्या है? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी यहां से ये निकल गई। अब दोस्तों अलकनंदा नदी के आप सभी जानते हैं एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम क्या है? उस सहायक नदी का नाम है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी किसकी सहायक है? अलकनंदा नदी की सहायक है, यह सब आप सब जानते हैं। अब इस पिंडर नदी के ही पास में, यानी इस नदी के आसपास ही, यहां पे इस क्षेत्र के आसपास में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है थराली। तो सर थराली में आप पूछोगे कि ऐसा क्या है? जो पिंडर नदी के आसपास ही जो थराली नामक स्थान है, यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है किमनी गांव। क्या नाम है? किमनी गांव। तो किमनी गांव में भी हमें क्या मिला है? प्रागैतिहासिक स्थल की खोज हुई है। तो किमनी गांव यानी यहां पे हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? देखो मुख्यतः आप जाओगे तो सफेद रंग का प्रयोग बहुत कम हो रखा है। तो सफेद रंग का प्रयोग यानी जो यहाँ के जो शैलाश्रय हैं वहां पे जो चित्रण किया गया है, जो वहां पे शैल चित्र है वो मुख्यतः लाल रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चित्रण किया गया है वो सफेद रंग का किया गया है। तो थोड़ा हटके है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सफेद रंगों का जो चित्रण किया गया है वो यहाँ पे किया गया है। हथियार हैं, पशु, मतलब हथियार बनाए हुए हैं, पशु, यहाँ पे पशु चित्र है। तो ये थराली में है। थराली कहाँ? किमनी गांव पे सफेद पशुओं का चित्रण किया गया है, यानी सफेद रंग से पशुओं का चित्रण किया गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पिंडर नदी आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसी नदी के आसपास यानी अलकनंदा नदी की बात करेंगे। इस नदी के आसपास एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान और भी है। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है डुंगरी ग्राम। क्या है? डुंगरी ग्राम। आप समझ चुके होंगे कि सर डुंगरी ग्राम का मतलब तो आप समझ गए, हम भी समझ गए। क्या है? यह है ग्वारखा गुफा, यानी यहां पे ग्वारखा गुफा। देखिए दोस्तों ग्वारखा गुफा की बात करेंगे, यहां से भी यानी जो शैलाश्रय है, शैलाश्रयों में यहाँ पे चित्रण मिले हैं। मुख्यतः इसे हम गोरखा शासन से जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी गोरखा शासन की बात करें यहाँ पे तो सबसे सुंदर जो चित्रण मिलता है, जो सबसे अभी वर्तमान स्थिति में जो सबसे सुरक्षित भी है, वो यहीं पर है डुंगरी ग्राम में, यानी ग्वारखा गुफा में, जो किसमें है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब पूछा जाएगा कि इस जो ग्वारखा गुफा है इसका महत्वपूर्ण विषय थीम क्या था? इसका जो महत्वपूर्ण थीम था दोस्तों वह था पशुओं को हांका देना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? जो पशु हैं यानी पशुओं को हांका देना, पशुओं को हांका देना इस शिलाश्रय यानी इस जो चित्रण है उसका मुख्य थीम था। तो आपने यहाँ पे देख लिया चमोली के ही डुंगरी ग्राम जो अलकनंदा नदी के तट पर है, वहां पे ग्वारखा गुफा मिली। इस ग्वारखा गुफा का जो मुख्य थीम था, विषय था, वह क्या था? पशुओं को हांका देना। तो ग्वारखा गुफा यानी हो गया। अब थोड़ा यहां से डीप प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर डीप प्रश्न बनते हैं तो वे बनते हैं कि यहाँ पे जो चित्रण मिले हैं वो कैसे मिले हैं। तो यहाँ पे लगभग 41 रंगीन चित्र मिले हैं, यानी 41 चित्र मिले हैं, जिसमें से 30 चित्र तो केवल मानव के हैं
और मानव को कैसे दर्शाया गया है? मानव को त्रिशूल के रूप में ऐसे दर्शा दिया गया है, तो त्रिशूल के रूप में मानव को दर्शा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे 8 पशु मिले हैं, 8 पशु मिले हैं, 8 पशुओं का चित्र मिला है, और इनमें से भी 3 ऐसे हैं जिन्हें हम मनुष्य आकृति के रूप में बताया गया कि ये मनुष्य है। तो 30 + 8 + 3 यानी इस हिसाब से यहाँ पे लगभग 41 क्या है, पशु चित्रण है, मानव चित्रण है, चित्र है। तो डुंगरी ग्राम तो यानी ये हो गया। अब डुंगरी ग्राम तो यहाँ पे हो गया। इसके अलावा दोस्तों, अब आपने यहां तक तो देख लिया। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, वह है यहाँ पे, इस स्थान पे, यह जो स्थान है वो कौन सा है? यह है मलारी स्थान। तो आप सब जानते हैं नीतिमाणा, मलारी, तो मलारी तो बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। अब पूछोगे सर मलारी में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों मलारी की बात करें, मलारी में जो इसकी खोज का जो श्रेय लाने का, प्रकाश में लाने का जो श्रेय गया था, वो किसे गया था? वो गया था शिव प्रसाद डबराल जी को, यानी शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा वर्ष 1956 में शिव प्रसाद डबराल, तो शिव प्रसाद डबराल द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे खोज की गई थी। शिव प्रसाद डबराल द्वारा मलारी में खोज की गई थी। तो मलारी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यह है कि यह भी बहुत प्राचीन यानी पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। कुछ चीजें, कुछ पाषाणकालीन सभ्यता के बाद के भी हैं, कुछ पहले के भी हैं, यानी पाषाण काल से संबंधित भी हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे एक स्वर्ण मुखौटा मिला है। स्वर्ण, आप सब जानते हैं स्वर्ण मुखौटा। तो स्वर्ण मुखौटा हमें कहां से प्राप्त हुआ है? यहां से प्राप्त हुआ, मलारी से प्राप्त हुआ है। और इसका जो वेट माना गया है वो लगभग 5.2 केजी माना गया है। एक्चुअल में कितना है नहीं जानते, लेकिन इसका जो वेट है वो लगभग 5.2 केजी के आसपास इस स्वर्ण मुखौटा का खोज है। और यहीं पर क्या है, एक पशु का कंकाल, वैसे नर कंकाल भी मिले हैं लेकिन एक पशु कंकाल भी मिला है। और उस पशु कंकाल की जो बताया गया कि इस पशु कंकाल का जो संदर्भ है वो किस पशु से है? हिमालय वृषभ से। और जिसका नाम क्या दिया गया है? जुबू नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जुबू नाम दिया गया है। यानी हिमालय वृषभ, जिसे जुबू के नाम से भी जानते हैं, इस कंकाल के रूप में जाना गया, यानी पशु कंकाल के रूप में जाना गया है। मानव कंकाल भी मिले हैं। और मानव कंकाल जो मिले हैं दोस्तों, इस मलारी स्थान से जो मानव कंकाल मिले हैं, देखिए दोस्तों, मानव कंकाल यानी यहां पे मिल गए। और इन मानव कंकाल को एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है, खस जाति के रूप में राहुल शंकराचार्य द्वारा चिन्हित किया गया। तो राहुल शंकराचार्य ने सबसे पहले यहां पे यह बताया, जो मलारी ग्राम में जो यहाँ पे नर कंकाल मिले हैं, पशु कंकाल एक मिला था, और भी मिले होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक कंकाल मिला था वो हम किसको मान के चलते हैं? वह है जुबू। जुबू जो प्रसिद्ध जानवर है, हिमालय वृषभ जिसको कहा जाता है, उसका मिला है। और मलारी की बात करें, नर कंकाल भी मिले हैं। और इन नर कंकालों का जो संबंध है वो खस जाति से बताया गया है। किस जाति से बताया गया है? खस जाति से, यानी खस जनजाति से या खस जाति से इसका संबंध बताया गया है। तो खस जाति से इसका संबंध बताया गया है। और पूछा जाएगा कि यह संबंध किसने बताया है? तो यह जो संबंध बताया है वह बताया राहुल शंकराचार्य ने। तो राहुल शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम जो यहाँ पे नर कंकाल मिले उसे खस जाति से संबंधित बताया गया है। तो दोस्तों चमोली के भी प्रसिद्ध मिल गए हैं, एक बार दोबारा से देखना, अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो जरूर बताना। तो यानी यहाँ पे तो ये हो गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। वैसे मुख्यतः चमोली और अल्मोड़ा में, इन दोनों मुख्य स्थानों पे ही आपको क्या मिलते हैं कि जो प्रागैतिहासिक स्थल है राज्य के, वो केवल मुख्यतः इन दोनों स्थान पे मिलते हैं, चमोली में, अल्मोड़ा में। 70 से 80% केवल आपको यही मिलता है। बाकी कुछ एकाध हैं, जैसे हम बात करें देवीधुरा को तो आपने देख लिया था। देवीधुरा में सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा था, वैसे तो हैनवुड द्वारा खोज की गई थी सबसे पहले। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पे कपमार्क्स खोजे गए, और वह जो खोज की थी वो की थी एमपी जोशी जी द्वारा। एमपी जोशी जी द्वारा, तो एमपी जी जोशी जी द्वारा यहाँ पे इसकी खोज की गई थी, यानी ये हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें, ये है पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, आप सब जानते हैं, उस नदी का नाम है नयार नदी। और इस नयार नदी के तट पर जो कपमार्क्स की खोज की थी वो की थी यशवंत सिंह कठोच द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? यशवंत सिंह कठोच द्वारा। तो यशवंत सिंह कठोच जी द्वारा नयार नदी के तट पर कपमार्क्स की खोज की गई थी। तो नयार नदी के तट पर जो कपमार्क्स की खोज की गई थी यशवंत सिंह कठोच द्वारा की गई थी। देवीधुरा में जो कपमार्क्स की खोज की गई थी सबसे पहले हैनवुड द्वारा, फिर एमपी जोशी जी द्वारा की गई थी। यानी यहां तक तो ये क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों यानी यहां तक तो आपने ये देख लिया। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहले अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों, पिथौरागढ़ में एक स्थान है बनकोट स्थान है, बेहद महत्वपूर्ण स्थान है बनकोट।
तो बनकोट की बात करें बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, और यहां से 8 कितना 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई है। 8 मानव ताम्र आकृतियां ही प्राप्त हुई है। तो दोस्तों बनकोट से 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई है बनकोट से। इसके अतिरिक्त अगर बात करें नैनीताल की बात करें तो नैनीताल से भी हमें कुछ प्राप्त हुआ है। सर नैनीताल से आप पूछोगे कि क्या हुआ है, तो नैनीताल से हमें 5 मानव कृतियां, नैनीताल से कितनी 5। तो दोस्तों 8 ताम्र मानव कृतियां बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है, और 5 ताम्र मानव कृतियां, ताम्र मानव कृतियां, तो मानव कृतियां की बात करें 5 की बात करेंगे तो वो हमें नैनीताल से प्राप्त हुए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई है वो हमें बनकोट से प्राप्त हुई है, बनकोट यानी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है, और जो 5 ताम्र मानव कृतियां है वो हमें कहां से प्राप्त हुई है, नैनीताल से प्राप्त हुई है। तो यानी यहां तक तो ये क्लियर हो चुका है। अब इसके अतिरिक्त एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, ये हमारा उत्तरकाशी में। आप बोलोगे उत्तरकाशी में बेहद महत्वपूर्ण स्थान ऐसा कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये हुई हमारी, यहां से हमारी जो नदी निकलती है वो निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी हमारी ये नदी निकलती है इस हिसाब से निकलती है, ठीक है। तो यानी ये तो हमारी निकल गई यमुना नदी। इस यमुना नदी के तट पर ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उस स्थान का नाम है हुडली। तो हुडली नामक स्थान पर भी यहां पे क्या हुआ कि शैलचित्र मिले हैं, यमुना नदी घाटी के तट पर स्थित है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे आपको नीले रंग का मिलेगा, अभी तक आपने नीले रंग का कहीं पर नहीं पढ़ा। तो नीले रंग का जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, वो हुडली से प्राप्त हुए हैं। हुडली कहां पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया। अब दोस्तों यहां तक तो हमने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, अब हम थोड़ा कहां पे चलेंगे, अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, लघुडियार की खोज किस वर्ष की गई, 1962 या 1968। दोस्तों परीक्षावाणी की बात करें तो परीक्षावाणी में आपको 1962 मिलेगा शायद, लेकिन वो थोड़ा गलत है। इसका जो राइट आंसर है वह है 1968 में, आपको ध्यान रखना है। और लघुडियार के बारे में दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा था एक बार उसे जल्दी से रिवाइज करें। इसकी खोज एमपी जोशी द्वारा की गई थी, सुयाल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। स्थिति कहां पर है, तो बताया था ना दोस्तों ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है। गुफा की बात करेंगे नागफनी आकार की है, और मुख्य विषय इसका क्या था, वह था सामूहिक नृत्य। तो यानी यहां पे आपने ये देखा दोस्तों। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, फरकानोली और पेरसाल की खोज क्रमशः किस वर्ष की गई। ऑप्शन है 1989, 1985, 1985 और 1989, यानी 1985 और 1989। दोस्तों ये दोनों नंबर मैंने इसलिए दिए क्योंकि आप सबको बहुत से स्टूडेंट इन्हें जानते भी होंगे लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो आप यहीं पे इस पॉइंट को क्लियर कर दें, इसलिए यहां पे दोनों नंबर्स एक जैसे दिए हैं। फड़कानोली की बात करें तो फड़कानोली की खोज सबसे पहले की गई थी, तो फड़कानोली की खोज 1985 में की गई थी, बिल्कुल ये राइट होगा, तो यानी ये तो गलत हो गया। और पेरसाल की बात करेंगे 1989 में की गई थी, तो ये ठीक हो गया। अब प्रश्न ये बनता है इसकी खोज किसने की थी, तो अभी आपने देखा था जब हमने पीछे पढ़ा था, तो यशोधर मठपाल जी द्वारा, किसके द्वारा, यशोधर मठपाल, तो यशोधर मठपाल जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो यशोधर मठपाल जी द्वारा फड़कानोली पेरसाल की खोज की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल लोयताप अल्मोड़ा से किस मार्ग पर स्थित है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पे, अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पे। तो दोस्तों मैंने ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आपके दिमाग में केवल यही दो ऑप्शन क्लिक करें। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग बिल्कुल गलत है, इसका जो राइट आंसर है वह है अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पे। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पे क्या था, जब हमने लखुडियार पढ़ा था तो वह था अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पे। तो अगर पूछा जाए लखुडियार तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पे, और लोथा पूछा जाए तो अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पे। तो यानी ये हो चुका है। लोथा के बारे में आपने क्या देखा था, यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण शिलाश्रय प्राप्त हुए थे। शिकार करना इसका मुख्य थीम था, यहाँ पे हाथों में हाथ डालकर रिंग डांस कर रहे थे, ये भी आपने देखा था। लोथा यानी लाल रंग का यहाँ पे थाप किया गया था, यानी लाल रंग का चित्रण किया गया था, ये इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध ग्वारखा उडियार चमोली के किस स्थान पर स्थित है, डुंगरी हो गया, किमनी हो गया, मलारी हो गया। तो दोस्तों ग्वारखा उडियार आप समझ चुके होंगे, ग्वारखा उडियार अभी हमने पढ़ा था। तो ग्वारखा उडियार कहां पे था, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी डुंगरी इसका राइट आंसर है। तो डुंगरी में ग्वारखा उडियार के यहाँ पे खोजी थी। अब दोस्तों एक बार ग्वारखा उडियार के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे टोटल 41 आकृतियां मिली थी, जिसमें से क्या थे 30 मानव आकृतियां थी, 8 क्या थी पशु आकृति थी, और लगभग 3 मनुष्य आकृति थी। मानव आकृति को उन्होंने केवल एक त्रिशूल के रूप में यहाँ पे ऐसा दर्शाया था। तो
मान के चलने हम जो पुरातत्वविद है उन्होंने मान के चला कि ये मानव आकृतियां थी और 3 मनुष्य आकृति के रूप में दर्शाया गया था। तो यानी यहां तक तो ये था। अच्छा, ये किस मार्ग पे था? आप सभी समझते हैं चमोली में स्थित था। और चमोली में भी कहां पे स्थित था? तो चमोली में आप सबको मालूम हो गया, ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित था। यानी ये अलकनंदा नदी के तट पर था और अलकनंदा नदी के तट पर क्या था? ये ग्वारखा उडियार स्थित था। यानी यहां पे आपने ये देख लिया था। अब दोस्तों एक पॉइंट में पहले यहां पे क्लियर कराना भूल गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो ग्वारखा उडियार की जो खोज हुई थी, वैसे तो जो वहां के आम लोकल लोग थे उन्होंने पहले इसकी खोज जानते थे, लेकिन इसे पुरातत्वविद यानी उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड के पुरातत्व के क्षेत्र में लाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है राकेश भट्ट जी को। किसको जाता है? राकेश भट्ट जी को। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। तो राकेश भट्ट जी को, तो राकेश भट्ट जी को प्रसिद्ध जो ग्वारखा उडियार है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई है नैनीताल से, बनकोट से। तो दोस्तों 8 की बात करें तो ये बिल्कुल बनकोट से प्राप्त हुई है, लेकिन अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल से 5 मानवाकृतियां प्राप्त हुई है। तो अगर 5 पूछा जाएगा तो नैनीताल से, और 8 पूछा जाएगा तो कहां से? वह बनकोट से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण महापाषाणकालीन स्थल नौलाग्राम स्थित है। अब नौलाग्राम महत्वपूर्ण जो महापाषाणकालीन स्थल नौलाग्राम स्थित है, आपके पास ऑप्शन है, जिससे सुयाल नदी के तट पर हो गया, कोसी नदी के तट पर हो गया, ये राम गंगा नदी के तट पर हो गया। अब दोस्तों वैसे तो हमने महत्वपूर्ण कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा आपको पहले क्लासेस मतलब पहले डिटेल से पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया, जैसे यहाँ पे भी छूट गया, तो ये हम यहाँ पे आपको प्रश्न के माध्यम से क्लियर करा देंगे। तो नौलाग्राम की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी रामगंगा नदी घाटी पे स्थित। तो नौलाग्राम तो दोस्तों यानी ये हो गया। नौलाग्राम कहां पर है? आप समझ गए होंगे, रामगंगा यानी अल्मोड़ा में स्थित होगा। अब यहां से दोस्तों प्रश्न क्या बनेगा? ये पश्चिम रामगंगा नदी है, उस नदी के घाटी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर यह है कि इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? वह जाता है यशोधर मठपाल जी को। किसको जाता है? यशोधर मठपाल जी को। तो यशोधर मठपाल जी को रामगंगा नदी घाटी में नौलाग्राम नामक जो महापाषाणकालीन स्थल है उसकी खोज का श्रेय जाता है। अभी दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट भी पढ़ा था, जैसे आपको ध्यान होगा कि पश्चिमी नयार नदी घाटी पर जो कपमार्क्स की खोज की थी वो यशवंत सिंह कटोच ने की थी, है ना? ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, जैसे अल्मोड़ा से हमने पढ़ा था, नौगांव हो गया, मुनिया की ढाई हो गया, जोयोग्राम हो गया। ये जो स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है, ये भी कहां पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो यह भी ध्यान रखना है, नौलाग्राम भी अल्मोड़ा में स्थित है जो रामगंगा नदी घाटी पर स्थित है। इसके अलावा यह स्थल भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है अल्मोड़ा, पौड़ी, उत्तरकाशी। दोस्तों चंद्रेश्वर मंदिर को हमने डिटेल डिस्कस किया था। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल अल्मोड़ा में स्थित है। अब अल्मोड़ा में कहां पे स्थित है आपको मालूम होगा। यहां पे देखिए कि यह मंदिर अल्मोड़ा के द्वाराहाट में स्थित है। नोट, इस मंदिर के दक्षिण में महापाषाणकालीन संस्कृति के कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं और ये कितने हैं? 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। तो प्रश्न तो यह भी बनेगा इंपॉर्टेंट कि चंद्रेश्वर मंदिर कहां पर है? जी ये चंद्रेश्वर मंदिर कहां पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में भी कहां पर स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। यहां पे क्या मिला था? 72 समांतर क्रम में यानी समांतर पंक्तियों में कप मार्क्स मिले हैं। तो यानी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिमी नयार घाटी में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटोच, या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है MP जोशी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर ये, यानी यशवंत सिंह कटोच द्वारा। तो नयार नदी में उत्खनन का कार्य यशवंत सिंह कटोच द्वारा किया गया था। अभी आपने देखा यशोधर मठपाल की बात करेंगे तो यशोधर मठपाल के बारे में आपने देखा था, यहाँ पे रामगंगा नदी घाटी पे नौलाग्राम में फड़का नोली पेटसाल यशोधर मठपाल जी संबंधित है। यशवंत सिंह कटोच जी की बात करें, गोपेश्वर के पास में स्थित हो गया और नयार नदी घाटी में हो गया, यानी पश्चिमी नयार घाटी में स्थित हो गया। वहां पे उत्खनन का कार्य यशवंत सिंह कटोच जी द्वारा किया गया। डॉक्टर MP जोशी जी की बात करें, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। लखुडियार आपने देखा था, लखुडियार की बात करेंगे, यहां पे भी आपने MP जोशी जी के बारे में जाना था कि इन्होंने इसकी खोज थी, 1968 में इनकी खोज की थी। फिर देवीधुरा में भी कपमार्क्स की खोज का श्रेय MP जोशी जी को जाता है, लेकिन देवीधुरा में जो पहली खोज की थी सबसे पहले हैनवुड द्वारा की गई थी, यह आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलारी ग्राम में किस वर्ष समाधान प्राप्त हुए? 1956, 1951। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी 1956 इसका राइट आंसर है। मलारी ग्राम यानी हो गया। अब मलारी ग्राम को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है?
बिल्कुल शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है, शिव प्रसाद डबराल जी। तो शिव प्रसाद डबराल जी, जिन्हें हम चारण के नाम से भी जाना जाते हैं, डबराल जी। तो शिव प्रसाद डबराल जी की बात करेंगे तो शिव प्रसाद डबराल जी को सबसे पहले मलारी ग्राम को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। 1956 में उन्होंने खोज की थी। दोस्तों इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, 1983 और 2001, कहीं कहीं पे आपको 2002 भी मिलेगा, लेकिन 2001 अगर बात करें हम अजय रावत किताब के अनुसार, तो 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा भी यहाँ पे खोज की गई थी, यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया था। और इस उत्खनन में एक पशु का चित्र मिला, मानव नरकंकाल भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो पशु का चित्र मिला उसका हम किससे कंपेयर करते हैं, वो एक हिमालय वृषभ के रूप में, जिसे हम जुबू बोलते हैं, जुबू जिसे हिमालय वृषभ कहा जाता है, इससे इसकी कंपेयर की जाती है। और यहाँ पे जो मानव कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं, तो मानव कंकाल के बारे में हमने क्या देखा था कि जो मानव कंकाल है उसे खस से संबंधित किसे बताया था, यानी खस जनजाति से संबंधित किसने बताया था, ये राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया था। तो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा जो यहाँ पे मानव कंकाल मिले उसे खस जनजाति से संबंधित बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, कल हम दूसरी क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व गैरिक भांड यानी ऑस्ट्रेक कलर्ड वेब के सदस्य मृदभांड प्राप्त हुए हैं? 1953, 1951, 1956। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है 1951। तो 1953 में भी कुछ हुआ था, जी हाँ, 1953 में यहाँ पे उत्खनन का कार्य होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो बहादुराबाद थे वहां पे नहर का निर्माण होता गया था। तो जब नहर का निर्माण हो रहा था तो वहां पे सबसे पहले इनका खोज हुआ था, यानी यहाँ पे गैरिक मृदभांड मिले थे 1951 में। और 1953 में यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य किया था वो किया था यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। और बहादुराबाद आप सब जानते हैं कहां पर है, कहां पर है, वो बिल्कुल हरिद्वार जिले में स्थित है। तो यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा, तो यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा 1953 में यहां पर खोज का कार्य किया गया, यानी खोज किया गया, तो उत्खनन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों यहां था और आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आएगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और इन नोट्स के माध्यम से आपकी जो पढ़ाई होगी बेहतरीन होगी। तो शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।